साल 1990 में कोलकाता के भवानीपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हेतल पारेख एक 18 वर्षीय लड़की अपने परिवार के साथ आनंद अपार्टमेंट में रहती थी। नागरदास पारेख और यशोमती बेन के 2 बच्चों में से एक हेतल पास ही एक स्कूल वेल एंड गोल्ड स्मिथ में पढ़ती थी। इस मामले की शुरुआत उस दिन हुई जब हेतल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 14 साल चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आरोपी को फांसी दे दी गई। यह 21वीं सदी में भारत में दी गई पहली फांसी थी। यह घटना न केवल पारेख परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक गहरा आघात थी। इस केस ने भारत में न्याय प्रणाली, सजा की गंभीरता और फांसी की सजा की नैतिकता पर गंभीर चर्चा छेड़ दी। दोस्तों, क्राइम वर्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे क्राइम वर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक दिन हेतल स्कूल से घर आकर अपनी माँ से शिकायत करती है कि सोसाइटी का गार्ड उस पर फप्तियाँ कसता है। नागरदास पारेख, जो हेतल के पिता हैं, सोसाइटी में इसकी शिकायत करते हैं। शिकायत करते ही गार्ड का तबादला हो जाता है। 5 मार्च को गार्ड, जिसका नाम धनंजय चटर्जी था, उसे नई जगह रिपोर्ट करना था, लेकिन वह वहां न जाकर फिर से आनंद अपार्टमेंट ड्यूटी करने पहुंच जाता है। उसकी ड्यूटी का टाइम सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक था। इधर 5 मार्च को पारेख परिवार के सभी लोग अपने काम पर निकलते हैं। हेतल परीक्षा देकर दोपहर 1 बजे घर लौटती है। शाम 5:30 बजे उसकी माँ मंदिर जाती है। हेतल घर पर अकेली होती है। उसी समय धनंजय चटर्जी तीसरे तल पर जाता है। 5:45 पर गार्ड कंपनी का एक आदमी आता है और उसे पता चलता है कि नया गार्ड नहीं आया बल्कि धनंजय ड्यूटी पर है। उसके बुलाने पर धनंजय तीसरे तल से झांक कर जवाब देता है कि वह नीचे आ रहा है और नीचे आ जाता है। धनंजय गेट के बाहर कंपनी के आदमी से बात करता है और बताता है कि व्यक्तिगत कारणों से वह नई जगह ड्यूटी पर नहीं जा पाया। कंपनी का आदमी उसे अगले दिन नई जगह रिपोर्ट करने को कहता है। इसी समय हेतल की मां यशोमती घर लौटती है। नीचे उन्हें पता चलता है कि धनंजय उनके घर फोन करने गया था। वह अपने फ्लैट पर पहुंचती है और बेल बजाती है। काफी देर तक कोई जवाब नहीं देता है तो दरवाजा तोड़ दिया जाता है। अंदर का दृश्य कुछ और ही था। हेतल खून से लथपथ और चोटिल पाई जाती है। उसकी हत्या कर दी गई थी। लगभग 3 घंटे बाद नागरदास पारेख पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में धनंजय पर शक हो जाता है, लेकिन वह 7 दिन तक पकड़ में नहीं आता है। 12 मार्च को पुलिस उसको उसके गांव से गिरफ्तार करती है, जहां उसके पहने हुए कपड़े जो घटना के दिन उसने पहने थे और नागरदास के घर से चोरी की गई घड़ी मिलती है। पूछताछ में धनंजय कहता है कि वह बेगुनाह है और 5 मार्च को अपने छोटे भाई के जनेऊ संस्कार के लिए गांव आया था। धनंजय की गिरफ्तारी हो जाती है। केस कोर्ट में पहुंचता है, लेकिन हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। सभी सुराग परिस्थिति जन्य थे। ऐसे मामलों में मोटिव तय करना जरूरी होता है। सरकारी वकील ने दलील दी कि हेतल के पिता ने धनंजय की शिकायत कर उसका तबादला कराया था, जिससे धनंजय ने बदला लेने के लिए पहले हेतल का बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या की। कई गवाहों ने कहा कि धनंजय हत्या के समय बिल्डिंग में था। पुलिस ने एक पीला बटन पेश किया जो घटनास्थल से मिला था। पुलिस के अनुसार धनंजय ने उस दिन पीली शर्ट पहनी थी, जो बाद में उसके गांव से मिली। इसके अलावा उसकी घड़ी भी पेश की गई, जो उसके घर से बरामद हुई थी। गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने धनंजय को फांसी की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूर किया। 14 साल जेल में बिताने के बाद
25 जून 2004 को फांसी का दिन तय किया गया, लेकिन 24 जून को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पास धनंजय की माफी की अपील आई, जिससे फांसी रोक दी गई। अंततः राष्ट्रपति की यहां भी फांसी की सजा बरकरार रखी गई और 15 अगस्त 2004 को कोलकाता के अलीपुर सेंट्रल जेल में सुबह 4 बजे धनंजय चटर्जी को फांसी दे दी गई। यह 21वीं सदी में भारत में किसी को दी गई पहली फांसी थी। कुछ दिन बाद पारक परिवार कोलकाता से चला गया। मीडिया के लिए कहानी खत्म हो गई, लेकिन कुछ साल बाद एक और कहानी सामने आई। यह धनंजय के नजरिए से थी। फांसी के समय तक वह कहता रहा कि वह निर्दोष है और जुर्म नहीं कबूला। कुछ दिन बीतने के बाद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 शोधकर्ताओं ने इस केस पर नए तथ्य पेश किए। वो तथ्य ये थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि हेतल ने हमलावर के साथ हाथापाई की थी और उसके हाथों पर खून के निशान थे, लेकिन गवाहों के अनुसार धनंजय के कपड़े साफ थे और उस पर खून का कोई निशान नहीं था। उसके शरीर पर भी कोई चोट या खरोच नहीं थी। पुलिस ने जिस पीली शर्ट का जिक्र किया, उसकी जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को नियुक्त किया गया था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि धनंजय के कपड़ों पर खून का कोई निशान नहीं था। अंगुलियों के निशान महत्वपूर्ण हो सकते थे, लेकिन पुलिस को ना तो घटनास्थल पर ना ही हेतल के शरीर पर धनंजय के अंगुलियों के कोई निशान मिले। हेतल के शरीर पर 21 चाकू के निशान थे, लेकिन हथियार कोर्ट में नहीं पेश किया गया। अब गवाहों पर नजर डालें। पहले गवाह गार्ड ने कहा कि उसने 5:45 पर धनंजय को आवाज दी थी और वह नीचे झांक रहा था। लिफ्टमैन ने पहले इसकी पुष्टि की, लेकिन बाद में अपने बयान से मुकर गया। उसने कहा उसने 5:45 पर उसे नीचे आते देखा, लेकिन ऊपर जाते नहीं देखा। 2 गवाहों के बयान में असंगति थी। गार्ड ने यह भी कहा था कि उसको धनंजय ने 3रे मंजिल से आवाज दी, जबकि हर मंजिल पर लोहे की सरिया लगी थी, जिससे कोई नीचे झांक नहीं सकता था। सुरक्षा गार्ड के अनुसार हेतल की मां 5:20 पर मंदिर के लिए निकली थी, जबकि लिफ्टमैन का कहना था कि वह 4:10 पर निकली थी। घड़ी चुराने का मुद्दा भी विवादास्पद था, क्योंकि उस दिन हेतल के घर पे वहां कई चीजें थी, मगर सिर्फ घड़ी ही गायब हुई थी। हत्या के बाद धनंजय ने अपने कपड़े क्यों बचा कर रखे थे, यह सवाल भी कोर्ट में नहीं उठाया गया। फॉरेंसिक सबूतों के अनुसार हेतल के अंडरगारमेंट्स में वीर्य के निशान मिले, लेकिन डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया। घटनास्थल से मिले खून के निशान धनंजय के खून के निशान से मेल नहीं खा रहे थे। एक सवाल यह था कि अगर हेतल ने धनंजय द्वारा छेड़े जाने की शिकायत की थी, तो उसने उसे अंदर क्यों आने दिया? जब हेतल की मां घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर निकलकर धनंजय ऐसा कर नहीं सकता था और हेतल मर चुकी थी। फिर दरवाजा किसने अंदर से बंद किया? हेतल की मौत की खबर पुलिस को 3 घंटे बाद क्यों बताया गया? इन दलीलों के बावजूद कुछ लोग धनंजय को फांसी की सजा देने पर सहमत हो सकते हैं, और यह गलत नहीं है। संभव है कि वह दोषी हो, लेकिन यह समझना जरूरी है कि न्याय और झूठ दोनों इंसान के बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं। किसी के कहने से कोई दोषी नहीं हो जाता, इसलिए सजा देने के लिए कानून बनाया गया है। अगर इसका पालन सही से नहीं किया गया तो एक गुनहगार छूट सकता है और एक बेगुनाह को सजा मिल सकती है। कानून में यह ध्यान रखा गया है कि गलती से गुनाहगार छूट जाए मगर बेगुनाह को सजा न मिलने पाए। फांसी के मामले में यह सिद्धांत और भी जरूरी है। आम सजा में गलती होने पर व्यक्ति को रिहाई या हर्जाना मिल सकता है, लेकिन फांसी में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए फांसी की सजा देते समय यह निश्चित करना आवश्यक है कि मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो और किसी भी रीजनेबल संदेह से परे हो। अब यह आप तय करें कि क्या धनंजय का केस वास्तव में किसी संदेह से परे था या नहीं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद न किसी का दिल दुखाना, न किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है।
कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल क्राइम वर्स को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।